कंटेंट नहीं बता, देख मैंने लिखा भी था मैसेज। हो गया लाइव हो गया। जी जी नमस्कार, स्वागत है अध्ययन मंत्र में सभी का। जल्दी से आ जाइए। और आज एक टॉपिक चलेगा व्याकरण शिक्षण। मैंने आपको भाषा कौशल पर थोड़ा टेस्ट करवाया था, कुछ अभ्यास भी करवाया था और उसकी पीडीएफ भी आपके पास आ गई होगी, आप देख लेना उसे। एक काम और करेंगे, मैं ऐसी वर्कशीट लाऊंगा, लेकिन आज एक कंटेंट पढ़ा रहा हूँ मैं, व्याकरण शिक्षण। कहते हैं जब भाषा कौशल बच्चों को दे दें या भाषा कौशल आ जाए, सुनना बोलना पढ़ना लिखने में बच्चा पारंगत हो जाए, तो उसे व्याकरण भी पढ़ानी जरूरी है। व्याकरण से बच्चे की भाषा परिपक्व होती है, मैच्योर। अभी बात करूंगा, आइए सभी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। देखिएगा जरा इसे। एक काम करो, इससे कराने से पहले एक बात बताइए। जो बच्चा है, जो बालक है, बालक को भाषा में दक्ष करना है, भाषा में निपुण बनाना है, दक्ष करना है। लेकिन जब बच्चे को अगर भाषा आ जाए, मैं कहूँ एक बच्चा भाषा में दक्ष होना चाहता है, तो आप दो चीज उसे दो। अगर कौन कौन सी, एक तो भाषा कौशल, सुनते रहिए, एक तो भाषा कौशल। और भाषा कौशल होते हैं चार। कभी सुना होगा LSRW, या मैंने तुम्हें पढ़ाया था अभी, सुनना बोलना पढ़ना लिखना। मैं इंग्लिश में लिख रहा हूं LSRW। एल माने लिसनिंग, लिसनिंग माने सुनना, तो सू लिख देता हूं, सुनना। स्पीकिंग माने बोलना, बो, फिर है प, फिर ली। रीडिंग माने पढ़ना, तो प लिख दिया, और राइटिंग माने लिखना, तो लिखना, सुबोपली। चार कौशल है, सुनना बोलना पढ़ना लिखना। किसी को किसी भी भाषा में अगर सुनना आता है, बोलना आता है, पढ़ना आता है और लिखना भी जानता है, तो ऐसा लगता है उसे भाषा आती है, उसे ऐसा लगता है उसे भाषा आती है। पर भाषा कौशल के आने से बच्चे में लगभग 80% की 80 या 90% भाषा आ जाती है, पर उसकी भाषा ठीक है इस बात की गारंटी नहीं होती। हमें एक चीज और करानी पड़ती है, यदि वो दूसरी चीज व्याकरण भी जान ले। व्याकरण, तो व्याकरण शिक्षण एक टॉपिक आएगा, मैं शिक्षण लिख दे रहा हूं। यदि वो व्याकरण जान ले तो उसकी भाषा ठीक हो जाएगी। कई बार बच्चे जब अपनी बात को बोल रहे हैं और किसी की बात को सुन रहे हैं, तो सुनने बोलना तो कौशल है, और अर्थ से सुनना है, अर्थ से बोलना है, तो ऐसा लगता है भाषा उन्हें आती है। पर उन्हीं बच्चों को अगर मैं व्याकरण में पूछने लगा कि अलंकार क्या है, संधि क्या है, रस क्या है, छंद क्या है, या फिर संज्ञा क्या है, सरनाम क्या है, तो उसमें पूरी तरीके से पारंगत नहीं होते। कहते हैं, मैं तुम्हें एक बात मैंने तुम्हें समझाई थी, सुनिएगा, थोड़ा सा मैं टाइम ले रहा हूं। कि दो लड़कियां 17-17 साल की मॉल में इंग्लिश में बात कर रही हैं, और भाषा इंग्लिश भी हो सकती है और हिंदी भी हो सकती है। मान लो 17-17 साल की इंग्लिश में बातें कर रही हैं, कोई किसी की बात को सुन रहा है और किसी की बात को समझ रहा है। तो सुनना और बोलना, एक बोल रहा होगा और एक सुन रहा होगा, तो सुनना बोलना चलता है, तो कहते हैं भाषा कौशल है उनके पास। किसी की बात को सुनकर समझ लेना, अपनी बात को अर्थ से प्रकट कर देना, ये कौशल की देन है। कौशल चार हैं, सुनना बोलना पढ़ना लिखना। कहते हैं अगर किसी की बात को, कोई अपनी बात को बोल रहा है और सुन रहा है, और सुन रहा है समझ रहा है, सुन रहा है और समझी जा रही है बात, तो इसका मतलब कौशल है। पर इन्हीं बच्चों के सामने अगर मैं व्याकरण का एक पेपर डाल दूं या SSC का एक पेपर डाल दूं, तो इंग्लिश में वो ये भी नहीं बता पाएंगे कि बिटवीन कहाँ लगता है सही से, द कहाँ का प्रयोग होता है, इन स्पाइट ऑफ कहाँ लगना है। यानी ग्रामर में वीक होते हैं बच्चे, जबकि भाषा बोलते चलते हैं। तो भाषा कौशल से बच्चे के पास भाषा ऐसा लगता है आ तो जाती है, अर्थ से वो भाषा जान तो लेता है, पर उसकी भाषा निपुण है, भाषा परिपक्व है, इस बात की गारंटी नहीं होती। तो हमें एक टॉपिक और कराना पड़ता है, व्याकरण शिक्षण। बेटा आ गए होंगे, मैंने भेज दिया था। आज नहीं आए होंगे तो कल आ जाएंगे आपके पास। मैंने भेज दिया वो PDF, आपको मिल जाएगी, आपको मिल जाएगी, टेंशन ना ले, आपको मिल जाएगी। और उसके कुछ प्रश्न और उत्तर उसमें ही है, आंसर भी उसमें, टेंशन ना लो। आज मैं इस टॉपिक को पढ़ा रहा हूं, इससे रिलेटेड अगली बार प्रश्न होंगे, अगली बार अभ्यास लूंगा मैं व्याकरण का, याद रखिएगा, समझ लीजिए इसे। आज बहुत अच्छे से समझ लेना इस चीज को। तो एक बात समझ में आई भाई कि कौशल के साथ साथ बच्चे को व्याकरण शिक्षण भी करानी चाहिए। तो मैं करने जा रहा हूं, सुनिएगा मेरी बात, मैं लिखने जा रहा हूं, इसे बात सुनिएगा आप, इस बात को सुनिएगा, मैं लिखने जा रहा हूं इसमें। तो व्याकरण, व्याकरण ध्यान से सुनिएगा, मेरी बात समझ में आ गई होगी अब। देखिए एक काम करो, मैं कुछ लिखने जा रहा हूं व्याकरण पे, फिर बात करूंगा। मैं अगर मैं कहूं ऐसे लिखता हूं, देखिए भाषा शिक्षण, थोड़ा सा समझिएगा, मैं इसे लिख के दिखाता हूं। भाषा शिक्षण एक कला है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, कला है। भाषा
शिक्षण माने टीचिंग, मैं टीचर हूँ, मैं लैंग्वेज टीचिंग करूंगा, मैं बच्चों को हिंदी सिखाऊंगा। तो अगर भाषा शिक्षण करूंगा मैं, तो एक आर्ट है, ये हर किसी के बस की बात नहीं है, ये अंदर ही होता है। कोई बच्चे बहुत अच्छा पढ़ा लेते हैं, कई लोग बहुत ज्यादा पढ़ के भी अच्छा नहीं पढ़ा पाते, तो एक आर्ट है, ये तो मानना पड़ेगा। भाषा शिक्षण एक कला है जिसके लिए अगर आप भाषा शिक्षण सिखाना चाहते हैं, बच्चों को भाषा सिखाना चाहते हैं, या बच्चे में भाषा आनी चाहिए, तो जब भाषा सिखा रहे हैं तो उनमें क्या होनी चाहिए? भाषा शिक्षण एक कला है जिसके लिए, सुनिए, जिसके लिए 4 कौशल का होना अनिवार्य है। कौशल एक नहीं है, 4, पिछली बार कौशल पढ़ाए थे। जिसके लिए 4 कौशल का होना अनिवार्य है। ध्यान से सुनिए मेरी बात, अभी करने जा रहा हूं मैं, बहुत आसान है इसका, क्या क्या सिखाना है। अरे भाषा शिक्षण एक कला है, ये मैं जानता हूं, टीचिंग जो है एक आर्ट है, और जब मैं लैंग्वेज टीचिंग करने जा रहा हूं तो बताए उसके लिए हमें पहले 4 कौशल चाहिए। अगर मैं बच्चों को भाषा सिखाना चाहता हूं तो अगर कौशल नहीं सिखाऊंगा तो लैंग्वेज आएगी नहीं उन्हें, और कौशल तो 4 हैं, जिसके लिए 4 कौशल। और 4 कौशल कौन से, मैं यहीं लिखता हूं, थोड़ा सा ठीक से लिख देता हूं। देखिए, जिसके लिए 4 कौशल कौन से होते हैं? एक होता है सुनना, सुनिए, मैं यहां लिख देता हूं। दूसरा है बोलना, फिर तीसरा है पढ़ना, फिर चौथा है लिखना, मैं यहां लिख देता हूं, और इसको कर देता हूं ब्रैकेट बंद यहां से, और उसको ब्रैकेट यहां से शुरू कर देता हूं। भाषा शिक्षण एक कला है जिसके लिए 4 कौशल का होना अनिवार्य है। बिल्कुल 4 कौशल का होना अनिवार्य है। अगर ये 4 कौशल नहीं होंगे तो भाषा बच्चे को नहीं आएगी। तो मेरी जिम्मेदारी क्या है कि अगर मैं टीचिंग करने जा रहा हूं लैंग्वेज की, तो पहले मैं ये देखूंगा, अरे इसको सुनना आता है, बोलना आता है, कोई भी भाषा, अगर मैं हिंदी सिखा रहा हूं तो हिंदी में सुनना आना चाहिए, इंग्लिश सिखा रहा हूं तो इंग्लिश में सुनना आना चाहिए, कि सुनना आता है, बोलना आता है, पढ़ना आता है या लिखना आता है। अगर बच्चों को ये नहीं आता तो हम सबसे पहले यही देते हैं। और कैसे करवाते हैं? हम उसके सामने एक एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं, एक समाज क्रिएट करते हैं, और उस समाज में कई बच्चे भाषा बोल रहे होते हैं, जिनको देखकर सुनकर वो अपनी भाषा को ठीक करने लगता है। ठीक है ना? तो भाषा शिक्षण एक कला है, उसके लिए सबसे पहले कौशल आने चाहिए। कौशल नहीं होगी तो भाषा बिगड़ जाएगी, बिल्कुल अनिवार्य है। लेकिन आगे लिख रहा हूं, किंतु, ध्यान से सुनना, किंतु कौशल के आने से, किंतु कौशल के आने से, कौशल के आने से, कौशल के आने से, ध्यान से सुनना, कौशल के आने से बालक, कोई भी चाइल्ड, किंतु कौशल के आने से बालक केवल अर्थ भाव ही ग्रहण कर पाता है। अर्थ और भाव, अर्थ और भाव, और इसको करूंगा मैं ब्रैकेट बंद। सुनिएगा, आज मैं व्याकरण शिक्षण पढ़ा रहा हूं, सुनिएगा। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, बहुत ध्यान से सुनना। आने से बालक केवल अर्थ भाव ही ग्रहण कर पाता है, अर्थ भाव ही ग्रहण कर पाता है। कौशल होने बहुत जरूरी है, कौशल नहीं दोगे तो भाषा आएगी नहीं बच्चे को। तो टीचर की सबसे पहली जिम्मेदारी है कौशल दें, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना सिखाएं हम। हाँ, तो मैं करूंगा व्याकरण। व्याकरण पता है, कभी भी कितना अच्छा बोल लो आप, व्याकरण नहीं है तो भाषा अच्छी नहीं मानी जाती। तो व्याकरण की बात करूंगा, सुनो। तो मैंने लिखा भाषा शिक्षण एक कला है जिसके लिए 4 कौशल का होना अनिवार्य है। सुनना, बोलना, पढ़ना उसे आना ही चाहिए। किंतु जब कौशल आ जाते हैं, चारों कौशल एक बच्चे को आ गए, किंतु कौशल के आने से बालक केवल अर्थभाव निकाल लाता है। अर्थभाव क्या? कि भाषा का मीनिंग निकालना सीख जाता है। जब वो सुनता है तो अर्थ से ही सुनता है, जब वो बोलता है तो अर्थ से ही अर्थ पता लग जाता है क्या बोल रहा है कोई आदमी। पढ़ते हैं तो बिना अर्थ के पढ़ नहीं सकते, और लिखते हैं तो अर्थ से ही लिखते हैं। तो कौशल जब बच्चे को आते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना में बच्चे को आ गया, तो वो भाषा का अर्थ निकालने लगता है। कौशल के आने से बालक केवल अर्थभाव ग्रहण कर पाता है, उसकी भाषा शुद्ध नहीं हो पाती। उसकी भाषा, उसकी वो मीनिंग तो निकाल लेता, पर अगर मुझसे कहोगे उसकी भाषा मैच्योर है, अच्छी है, शुद्ध है, तो नहीं, शुद्ध तो व्याकरण करेगा, किंतु ग्रहण कर पाता है, उसकी भाषा शुद्ध नहीं हो पाती, शुद्ध नहीं हो पाती। जैसे मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, एक ध्यान से सुनना, मैं एक एग्जाम्पल देता हूं, देखो तो तुम्हें समझ में आएगा सबको। ध्यान से सुनना, कैसे ये पहचानेंगे कि उसकी भाषा शुद्ध नहीं हो पाती। भाषा शिक्षण एक कला है जिसके लिए 4 कौशल का होना अनिवार्य है, किंतु कौशल के आने से बच्चा बालक अर्थभावी ग्रहण कर पाता है, उसकी भाषा शुद्ध नहीं हो पाती। कैसे नहीं हो पाती? देखिए, एक उदाहरण दे रहा हूं। अगर मैं आपसे कहूं, दूसरा पेन लेता हूं, देखिए, अगर मैं आपसे कहूं, अगर मैं कहता हूं राम घर जाता है, अगर मेरे सामने कोई ये बात बोल रहा है, देखिए कोई कहेगा राम घर जाता है, तो ये बात बिल्कुल सही है, राम घर जाता है, इसका मतलब है राम घर चला गया या जा रहा है, ठीक है ना। अचानक अगर मैं इसका जेंडर चेंज करूं, राम की जगह सीता लिखूं
और अगर मैं लिखूं सीता घर जाता है, तो कई लोग कह देते हैं ये बात गलत है, पर एक काम करो, सुनो, ध्यान से सुनो। जब मैं कहता हूं राम घर जाता है, तो बताओ सीता घर क्यों नहीं जाता? सीता घर जाती ही क्यों है? इसका भी अर्थ, अरे राम घर जाता है, इसका मतलब राम घर जा रहा है। और अगर मैं कहूं सीता घर जाता है, तो ये बात भी सही है, सीता घर जाता है, अर्थ तो निकलना चाहिए, सेम ही निकल रहा है। कौशल से कई बार अर्थ तो निकल आता है, पर वो बात ठीक है या नहीं है, इस बात की गारंटी कौन देता है? इस बात की गारंटी ग्रामर देता है। कैसे देता है? सुनो, राम स्त्रीलिंग है पुल्लिंग, कहते हैं राम संज्ञा भी है और राम पुल्लिंग है। जब पुल्लिंग आता है तो क्रियाएं पुल्लिंग की तरह लगती हैं, और जब स्त्रीलिंग होता है तो क्रियाएं स्त्रीलिंग की तरह लगती है। ये स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, ये अलंकार, रस, छंद, ये कौन देता है? कौशल, ये ग्रामर। ध्यान रखना, जब बच्चे को कौशल देते हैं, हम सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना सिखाते हैं, और वो कैसे सिखाते हैं? उसके सामने हम बोलते रहते हैं, बच्चा सुनता रहता है, पढ़ना भी सिखाते हैं, लिखना। जब हम कौशल देते हैं बच्चे को, तो कौशल से भाषा का अर्थभाव निकालना आ जाता है। पर जब अर्थभाव निकाल लेता है, तो इस बात की गारंटी नहीं होती वो बात सही है या गलत है। उस बात को ठीक करने का जिम्मा किसका है? व्याकरण का। अगर मुझसे कहेंगे ऊपर वाली बात कौशल से भी ठीक है और व्याकरण से भी ठीक है, पर नीचे वाली बात अगर मैं ता नहीं लगाऊं, ऐसे लिखूं, तो ये बात व्याकरणगत गलत है। इसलिए ध्यान से सुनो, भाषा शिक्षण एक कला है जिसके लिए 4 कौशल का होना अनिवार्य है। कौशल नहीं होंगे, अगर भाषा को का अर्थभाव नहीं जानता वो, और ग्रामर अगर उसे रटा दें, तो ग्रामर से काम नहीं चलता। पहले कौशल ही दिए जाए। कौशल से जब बच्चा भाषा का अर्थ निकाल ले, तो जो थोड़ी बहुत कमी रह जाती है उसे हम व्याकरण से पूरी कर देते हैं। तो 4 कौशल का होने अनिवार्य है, किंतु कौशल के आने से बालक केवल अर्थभाव ही ग्रहण कर पाता है, उसकी भाषा शुद्ध नहीं हो पाती, ऐसे शुद्ध नहीं हो पाती। अतः मैं आगे लिख रहा हूं, सुनो, थोड़ा सा नोट कर लो, कर लेना, इसे मैं छोटा कर रहा हूं, ये भी PDF भिजवा दूंगा। अतः बस शुरू कर रहा हूं, मुझे क्या करना है। अतः भाषा को शुद्ध और परिपक्व, परिपक्व माने मैच्योर। ध्यान रखना, अगर एक बच्चे की भाषा तुम कहना चाहते हो वो परिपक्व है, मैच्योर है, तो वो कौशल के साथ साथ व्याकरण भी जानता है, ये बात फाइनल है, और व्याकरण पढ़ा ही जाता है। तो अतः भाषा को शुद्ध और परिपक्व, थोड़ा सा मुश्किल वर्ड दे रहा हूं मैं, परिपक्व माने मैच्योर, शुद्ध माने प्योर। अतः भाषा को शुद्ध व परिपक्व बनाने के लिए व्याकरण की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? व्याकरण। ध्यान से सुनना, व्याकरण की आवश्यकता होती है, आवश्यकता होती है। मेरी बात समझ में आई? और मैं आप करने जाऊंगा, इंपॉर्टेंट बात है इसमें, बस ये बताना जरूरी था। तो एक बात तो तुम समझ में आ गई तुम्हें, क्या? कि भाषा, बच्चे को भाषा में निपुणता लानी है, तो पहले आप उसे कौशल दीजिए। सुनना बोलना 5वीं तक तो वो सुनने बोलने में पारंगत हो जाना चाहिए, और उसके बाद जब 5वीं खत्म हो जाती है तो फिर व्याकरण शुरू कर दें, और व्याकरण से उसकी जो थोड़ी बहुत कमी है उसे ठीक करें, क्योंकि उसे व्याकरण का भी ज्ञान हो। तो एक चीज समझ में आई, भाषा कौशल, देखिए मैं पीछे कर रहा हूं यहां, एक चीज समझ में आई कि भाषा का अर्थभाव कौन लाता है? कौशल। लेकिन भाषा की शुद्ध व्यवस्था, लेकिन भाषा की शुद्ध व्यवस्था क्या कहलाती है? व्याकरण। व्याकरण भाषा को शुद्ध कर देता है, और ये शुद्ध भाषा सिखानी है। बात समझ में आ रही होगी सभी को? एक बात और सुनिए, भाषा की शुद्ध व्यवस्था क्या कहलाती है? व्याकरण। भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था क्या कहलाती है? भाषा की नियमबद्ध, भाषा को नियमों से बताना है कि कहाँ संज्ञा है, कहाँ सर्वनाम है, कैसे कर्ता कर्म क्रिया आएंगी, ये सारी चीजें। नियमबद्ध व्यवस्था रूल के अकॉर्डिंग भाषा चलेगी, ये भी कौन कहलाती है? व्याकरण। और सुनो, भाषा को शुद्ध करने का काम व्याकरण करेगा। इसकी ये जो परिभाषा है, भाषा की शुद्ध व्यवस्था ही व्याकरण कहलाती है, इस बात को पातंजलि ने कहा है, इस बात को पातंजलि ने कहा है। तुम्हारे पेपर में शायद सीटेट में इस तरह से नहीं आता कि ये कोटेशन किसकी है, पर इतना तो जान गए, भाषा को ठीक करने का जिम्मा, भाषा को अच्छा करने का जिम्मा, भाषा को शुद्ध करने का जिम्मा, और भाषा की रूल को सिखाने का जिम्मा व्याकरण का है। व्याकरण नहीं है तो भाषा अच्छी नहीं होती, इसलिए हमें व्याकरण भी पढ़ानी पड़ती है। आवाज कम आ रही है? नहीं बेटा, पूरी ही आवाज है। चलो तेज बोलूंगा मैं, ठीक है, टेंशन ना लो। चलिए, पूरी आवाज आ रही है, देखिए। चलो तो मैं आगे बढ़ता हूं। अब सुनिएगा ही, मैं वापस जा रहा हूं व्याकरण शिक्षण।
अब प्रश्न क्या आता है, एक बात तो समझ में आ गई हमको, क्या कि बच्चे को व्याकरण देनी पड़ेगी, सिर्फ कौशल से काम नहीं चलेगा। कौशल से भाषा आ तो जाती है, पर जो उसे ठीक करता है, थोड़ी बहुत कमी रह जाती है, उसको ठीक कौन करता है? व्याकरण। और व्याकरण अगर आ गई बच्चे को कौशल के साथ, तो भाषा में तो वो निपुण हो जाएगा। फिर वो कविताएं लिखवा लीजिए, आप कुछ भी लिखवा लीजिए, वो इंटेलिजेंट हो जाएगा एक तरीके से भाषा में। अब प्रश्न 2 आते हैं तुम्हारे पेपर में व्याकरण पर। क्या प्रश्न आते हैं कि कभी कभी पूछेंगे व्याकरण क्यों पढ़ाई जाए बच्चे को व्याकरण से फायदा क्या क्या हो जाएगा, व्याकरण से उसमें क्या क्या चीजें आ जाएंगी। एक तो हमेशा व्याकरण के उद्देश्य पूछे जाते हैं, जो मैंने कौशल में ही बताए थे। एक तो व्याकरण के उद्देश्य का मतलब है आवश्यकता क्या है, क्यों दे रहे हैं तुम व्याकरण की आवश्यकता। एक तो आता है व्याकरण का उद्देश्य क्या, क्यों पढ़ाया जाए व्याकरण, क्या फायदा होगा बच्चे को, क्या चीजें बच्चे में भाषा आएंगी। एक तो उद्देश्य बता आता है उसकी, यानी व्याकरण की बच्चे को आवश्यकता क्या है, क्यों पढ़ाएं व्याकरण, जरूरत क्या है, ना पढ़ाएं इसलिए नहीं, पढ़ाना तो पड़ेगा क्योंकि भाषा ठीक करनी है, तो कुछ आवश्यकताएं बच्चों की। तो व्याकरण पढ़ाने की आवश्यकता क्या क्या है, एक तो ये प्रश्न आता है। और जब हमें ये पता लग जाता है अरे व्याकरण से बच्चे को ये आ जाएगा, ये आवश्यकता थी व्याकरण की, और जब पता लग जाए कि ये आ जाएगा, तो फिर व्याकरण की विधियां आती हैं। और इसकी विधियां बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, इसकी 6 विधियों का जिक्र करूंगा, कभी आपने सुना होगा, पहले उद्देश्य पे बात करूंगा, और इसकी 6 विधियां तो तुम्हें करनी है जो मैं लिख रहा हूं यहाँ। कभी तुमने सुना होगा निगमन विधि, इस पे प्रश्न आ गया तुम्हारे पेपर में। एक होती है निगमन विधि, इसका आज जिक्र करने जाना है। एक होती है आगमन विधि, मेन तो मुझे विधियां पढ़ानी है आज असली में। आगमन विधि, इंडक्टिव मेथड जिसे कहते हो, एक डिडक्टिव मेथड है, एक इंडक्टिव मेथड, आगमन विधि। एक होती है प्रत्यक्ष भाषा विधि, जिसे डायरेक्ट मेथड कहते हो आप, प्रत्यक्ष भाषा विधि, प्रत्यक्ष भाषा विधि डायरेक्ट मेथड जिसे कहते हैं। और एक होती है अप्रत्यक्ष भाषा विधि, याद रखना, अप्रत्यक्ष विधि का मतलब है पहले तो ये पता करो कि व्याकरण क्यों पढ़ाएं, क्या क्या फायदा होगा, और जब व्याकरण के लाभ पता लग जाए कि व्याकरण से ये पता होगा, तो फिर टीचर व्याकरण पढ़ाएगा कैसे। अब टीचर जब व्याकरण पढ़ाता है क्लास में बच्चों को, तो वो कभी कभी निगमन विधि का प्रयोग करता है, कभी कभी आगमन का करता है। कई बार एक निगमन आगमन नहीं करे तो कई लोग कॉन्वेंट स्कूल में डायरेक्ट मेथड का यूज करते हैं, कई बार इनडायरेक्ट मेथड का भी यूज करते हैं। और इनडायरेक्ट मेथड 2 टाइप्स का होता है, ये भी पेपर आता है। इनडायरेक्ट मेथड 2 प्रकार का होता है, इनडायरेक्ट मेथड 2 प्रकार का होता है। कभी कभी तुमने सुना होगा इंग्लिश में बाइलैंग्वेज मेथड, जिसे कहते हैं द्विभाषीय विधि। ये सारी विधियों का प्रयोग करना है। द्विभाषीय विधि, जब टीचर 2 भाषाओं का इस्तेमाल करके व्याकरण पढ़ाने की कोशिश करता है। एक होती है दिखाई दे रहा है सबको, पहले तो बताइए, मैं छोटा छोटा तो नहीं लिख रहा हूं, थोड़ा बड़ा कर लूं मैं इसे, रुकना, क्या दिखाई दे रहा है सबको? एक होती है द्विभाषीय विधि, इनका जिक्र करूंगा सबका, मैं नाम लिख दे रहा हूं, देखिएगा क्या सबको समझ में आ रहा है, ऐसे थंबनेल करो। और दूसरी चीज है एक अनुवाद विधि, जिसे ट्रांसलेशन मेथड कहते हैं। ये इनडायरेक्ट वे में दिया जाता है, अप्रत्यक्ष रूप में, अनुवाद विधि। अभी मैं सिर्फ नाम लिख रहा हूं, इनका जिक्र करूंगा एक एक करके। तो एक विधि है निगमन विधि, आगमन विधि, प्रत्यक्ष भाषा विधि, अप्रत्यक्ष भाषा विधि। एक विधि और है जिसे हम कहते हैं भाषा संसर्ग विधि, जो पूछी जाती है तुम्हारे पेपर में। ये सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं। और सबसे, अगर कभी पूछे सबसे अच्छी विधि कौन सी है, तो वो है आगमन विधि, सबसे अच्छी मानी जाती है। और अगर कभी आगमन में ऑप्शन ना आए, तो सबसे अच्छी विधि भाषा संसर्ग विधि मानी जाती है। इस विधि को एक नाम से और जानते हैं, इस विधि को एक नाम से और जानते हैं, इसे व्यवहारिक व्याकरण विधि भी कहते हैं। व्यवहारिक, मुश्किल नहीं है बच्चे, बड़ी आसान है, वही बताऊंगा मैं। व्यवहारिक व्याकरण विधि, नाम से मुश्किल लग रही है ये तुम्हें, व्यवहारिक व्याकरण विधि। इसका मतलब ये है कि बच्चे के व्यवहार में ही व्याकरण डाल देंगे हम, उसके बिहेवियर में ही व्याकरण डाल देंगे। तो मैंने क्या कहा है, 2 पे बात करने जाऊंगा मैं। सबसे पहले ये बताऊंगा व्याकरण क्यों पढ़ाएं, क्या फायदा होगा। अरे बच्चे को कुछ व्याकरण से आएगा भी या नहीं, वाक्य बनाने अच्छे से आ जाएंगे, और उसका पढ़ने की गति बढ़ जाएगी, अपनी बात को कम शब्दों में पेश करने लगेगा, बहुत सारी बातें हैं व्याकरण से। और व्याकरण जब पता लग जाए कि ये चीज आएंगी, फिर पढ़ा हुआ व्याकरण कैसे पढ़ाओगे। तो ये विधियां पूछी जाती हैं, इन विधियों पे प्रश्न आ जाता है कभी कभी। ठीक है, चलिए यहां तक बात समझ में आई। तो सबसे पहले मैं व्याकरण का उद्देश्य ले रहा हूं, सबसे पहले मैं व्याकरण का उद्देश्य पे जा रहा हूं। ध्यान से सुनना, पहले व्याकरण के कुछ उद्देश्य पढ़ा दूं जो 2-3 मिनट के हैं, उसके बाद विधियों पे आऊंगा। चलिएगा भाई,
अब है, पहले मैं बता रहा हूं व्याकरण के उद्देश्य, क्यों पढ़ाई जाए व्याकरण, ये कई बार पूछा जाता है। व्याकरण, व्याकरण के उद्देश्य, ग्रामर पढ़ाने के उद्देश्य, व्याकरण के उद्देश्य या उद्देश्य ना आए तो ध्यान रखना आवश्यकता, क्या आवश्यकता है, आवश्यकता। और अगर आवश्यकता भी ना आए तो लाभ क्या है, व्याकरण से क्या क्या बच्चे को लाभ हो जाएगा, क्या आएगा, ये सारी चीजें। तो मेन तो उद्देश्य आते हैं, मैंने इसमें कुछ चीजें लिख दी। व्याकरण के लाभ, क्या राइटिंग दिख रही है सबको, मैं ठीक से कर दूं इसे, लाभ, व्याकरण के लाभ भी पूछ सकता है आपको कि क्या लाभ है व्याकरण का। चलो अच्छा, वेरी गुड रेखा, चलो देखो समझो। तो देखिए पहली चीज, सबसे पहले एक काम कर रहा हूं, मुझे ऐसा लगता है अगर मैं व्याकरण पढ़ाऊं तो बच्चा ना भाषा अर्थ से तो व्याकरण कौशल से जान लेता है, पर अगर बच्चे की भाषा को शुद्ध करना है तो शुद्ध किससे होगी, व्याकरण से। तो वो भाषा की शुद्धता को पहचान लेता है कि भाषा की असली में शुद्धता क्या है। तो मैं कुछ नॉर्मल सी विशेषताएं बता रहा हूं। भाषा को शुद्ध बनाने के लिए व्याकरण दिया जाता है, भाषा को शुद्ध, यही तो उद्देश्य है, शुद्ध बनाने, भाषा की शुद्ध, ऐसे लिख रहा हूं मैं बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से, भाषा की शुद्धता, शुद्धता, द के नीचे ध लगा रहा हूं, शुद्धता, शुद्धता को सिखाने के लिए। बात ये आई, मेरे सामने बच्चे आ गए कुछ और मैं व्याकरण पढ़ाने लगा, मान लो व्याकरण पढ़ाने लगा, तो मैं व्याकरण इसलिए सिखाता हूं कि बच्चा, अगर मैं व्याकरण सिखा दूं तो क्या बच्चे की भाषा शुद्ध हो जाएगी। मुझे ऐसा लगता है अगर एक बच्चे को व्याकरण आ गई तो वो भाषा की शुद्धता को पहचान लेगा। तो इसलिए बात है, पहला उद्देश्य तो व्याकरण का यही है कि भाषा की जो शुद्धता है, भाषा असली में जो है ना, उसे सिखाने के लिए हमें व्याकरण देना है। ठीक है, एक दूसरी चीज बताइए, यहीं पर लिख दूं मैं, ये कई बार पूछा जाता है, भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था, ये बस इजी इजी है, नियमबद्ध व्यवस्था को बताने के लिए, बताने के लिए कि भाषा की नियमबद्ध क्या है। देखिए सुनिए, इंग्लिश जब आप सेंटेंस बनाते होंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट लगाते हो, फिर क्या है, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। क्या यही प्रोसेस है या नहीं, क्या एक नियम है या नहीं, और ये ग्रामर के थ्रू तो दिया जाता है। हमारी हिंदी में जो सब्जेक्ट होता है हम उसे कर्ता कहते हैं, वर्ब जो होता है वो क्रिया कहते हैं, और ऑब्जेक्ट जो होता है उसे कर्म कहते हैं। लेकिन हमारी हिंदी का रूल ये नहीं है, हमारी हिंदी में सबसे पहले कर्ता आता है, फिर कर्म आता है, फिर क्रिया आती है, ये प्रोसेस चलता है हिंदी में। तो भाषा बिना रूल से चलेगी या रूल से ही चलेगी, रूल से ही चलेगी। तो भाषा की अगर नियमबद्ध व्यवस्था सिखानी है तो बच्चों को क्या दोगे, व्याकरण। क्या एक बच्चे को अगर व्याकरण आ गई तो भाषा की वो नियमबद्ध प्रकृति को समझ लेगा, नहीं समझ लेगा। तो तुम्हें बस इतना पहचानना, ये मुश्किल चीजें नहीं होती। तुम ये कैसे जज करोगे कि ये व्याकरण का ही उद्देश्य है, व्याकरण भाषा को नियमबद्ध भी करता है, भाषा को शुद्ध कराता है। कभी कभी तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, भाषा की अशुद्धता को पहचानने के लिए भी व्याकरण दिया जाएगा। अगर बच्चे को व्याकरण आती है तो वो ये पहचान लेगा ये बात गलत है, ये बात सही है। व्याकरण नहीं है तो जज ही नहीं कर पाते, क्योंकि भाषा में तो अर्थ निकल आता है। ठीक है, तो मैं यहां लिखने जा रहा हूं तीसरी बात, भाषा की अशुद्धता, अशुद्धता को पहचानने के लिए। ये बहुत छोटी सी बात थी जो मैं कर रहा था, बड़ी आसान सी चीज है ये। अरे भाषा की अशुद्धता को भी पहचानेंगे तो बताओ कौशल पहचानेगा या व्याकरण पहचानेगा, व्याकरण पहचानेगा। ठीक है, अच्छा ये जो उद्देश्य है ये मुख्य उद्देश्य थे व्याकरण पढ़ाने के। कभी कभी ना ऐसा आता तो नहीं है, पर इतना ध्यान रखना, मुख्य, मुख्य माने असली में हमारा उद्देश्य यही है व्याकरण पढ़ाने का, कि भाषा की शुद्धता को पहचान ले बच्चा, भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को पहचान ले, और अशुद्ध भाषा को भी जज कर ले। कई बार ना भाषा को टूटने बिखरने से बचाने के लिए भी ना व्याकरण पढ़ाया जाता है। अगर व्याकरण में बच्चे को नियम याद है तो कभी वो गलती करेगा नहीं। सीधी सीधी बात है, भाषाओं को खराब होने से, विकृति भाषा की ना हो, उसके लिए व्याकरण तो भाई। और व्याकरण अगर आती है उसे संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण का ज्ञान है तो कभी गलती करेगा ही नहीं, और इसका ज्ञान नहीं है तो गड़बड़ कर जाएगा। ये तो कुछ उसके मुख्य उद्देश्य हैं। हाँ, अभी बताऊंगा आगमन ज्ञात से अज्ञात की ओर। वेरी गुड रेणु, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। सुनिएगा, समझिएगा। ये तो मैंने कई बार तुम्हें बताए भी थे, सारे सूत्र पहले ही बता दिया फर्स्ट वीडियो में, ज्ञात से अज्ञात, है ना। समझिएगा। कुछ उद्देश्य और बता रहा हूं और तुम्हें ऐसे लगेंगे अच्छे, पर ये गौण उद्देश्य होते हैं, सेकेंडरी उद्देश्य। एक चौथी चीज बताओ, वाक्यों की सुनो,
शब्दों और वाक्यों, सब शब्दों और वाक्यों को क्रम से सिखाने के लिए, एक बताइए, मैंने ये गौण उद्देश्य लिखा है, ये सेकेंडरी उद्देश्य है। मुझे लगता है अगर एक बच्चे को व्याकरण आ जाएगी तो वाक्य में कहाँ कर्ता आना है, कहाँ कर्म आना है, वो क्या भाषा का क्रम या वाक्यों का क्रम जान लेगा। अरे शब्दों और वाक्यों के क्रम को सिखाने के लिए भी तो व्याकरण दी जाती है। ये उद्देश्य तो है, पर ये मुख्य थोड़ी ना, मुख्य उद्देश्य तो यही था, शुद्धता पहचान ले। कई बार आपको इतना भी अंदाजा हो कि कौन गौण उद्देश्य है, कौन मुख्य उद्देश्य। गौण माने सेकेंडरी एम जो है, कई बार ऐसे भी आएगा। पांचवा, कम शब्दों में अधिक बात प्रकट कराने के लिए। बिल्कुल, व्याकरण एक ऐसी चीज है, कई बार बच्चों को व्याकरण ना दो तो वो बहुत बड़ी बात को, कोई छोटी सी बात को इतने लंबे शब्दों में पेश करेगा, तब भी समझ में नहीं आएगी क्या कही जा रही है। लेकिन व्याकरण एक काम करता है कि बड़ी बात को शॉर्ट में सिखाने के लिए भी व्याकरण दी जाती है। यकीन करो, जो बच्चा व्याकरण में पारंगत होता है तो वो अपनी बात नपीतुली रूप में करेगा, क्योंकि नियम ही यही है। तो कम शब्दों में अधिक बात प्रकट कराने के लिए भी व्याकरण दी जाती है। मुझे ऐसा लगता है बच्चे को व्याकरण आ गया तो वो कम शब्दों में अपनी बात प्रकट करेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है सभी को? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? कई बार तो ऐसे भी आता है कि भाषा के गुण दोष को परखने के लिए भी व्याकरण सिखाई जाए। भाषा का क्या गुण है, क्या दोष है, ये तभी बच्चा चेक करेगा जब उसे व्याकरण आएगी। तो ये तो वैसे भी याद रखना, ये इसी में आ जाएगा। भाषा की अशुद्धता कहाँ लिखा है मैंने? ये दोनों तरफ शुद्धता ही लिख दिया बेटा। भाषा की, यहां लिखना अशुद्धता, मैं ठीक से लिखूंगा इसे, शुद्धता नहीं, यहां तो शुद्धता है। भाषा की अशुद्धता को पहचानने के लिए, सॉरी अशुद्ध माने उसमें कमियां क्या हैं, अशुद्धता को पहचानने के लिए इसलिए व्याकरण दी जाती है। एक पॉइंट मैं और लिख रहा हूं, सुनो, 2 पॉइंट और पूछ रहा हूं तुमसे। अभी मैंने कहा भाषा के गुण दोष, क्या भाषा का गुण है, भाषा के गुण और क्या दोष को परखने में निपुण बनाने के लिए भी व्याकरण दी जाती है, निपुण बनाने के लिए। तो ये सारी चीजें आपको पता हो, इस पे इतना डिस्कशन होना जरूरी था। बात समझ में आई? भाषा का गुण क्या है, उसका दोष क्या है, ये कैसे चेक करेगा बच्चा? जब ग्रामर में आ जाएगी, जब उसे सारी ग्रामर आ जाएगी, ठीक है। तो उसमें जांच रहा है वो कि क्या सही है क्या गलत है, उसमें बच्चा निपुण कैसे होगा? कौशल से नहीं होगा, व्याकरण से ही होगा। एक चीज और लिख दूं, लास्ट फाइनल, समझना इसे। मैं यहां लिख रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। क्या दिख रहा है सबको? थोड़ा सा देख लेना, ये पीडीएफ में दूंगा। एक 7वां पॉइंट मैं जानबूझ के लिख रहा हूं, शब्द भंडार। शब्द भंडार यानी वर्ड वकैब सबसे ज्यादा कैसे आते हैं? शब्द भंडार, शब्द भंडार विकसित कराने के लिए। एक बच्चा अगर शब्द ज्यादा जानता है तो व्याकरण का ज्ञान रखता है, क्योंकि व्याकरण में पर्यायवाची, विलोम, समानार्थी, अनेकार्थी, शब्द युग्म, ये सारे व्याकरण के तो हिस्से हैं। और शब्द वर्ड वकैब कैसे बढ़ेगा बच्चा? शब्द का भंडार कैसे अपने पास रख लेगा? तो जब ग्रामर में पर्याय विलोम का भी ज्ञान रखेगा। अरे मुहावरे, पर्यायवाची, विलोम, ये सब व्याकरण की तो देन है। तो मुझे लगता है शब्द भंडार भी विकसित कराने के लिए हमें ग्रामर के तथ्यों को बताना पड़ता है, शब्द भंडार विकसित कराने के लिए। तो मैं ये ज्यादा मुश्किल बात नहीं कह रहा था, बस आपको ये जज कराना चाह रहा था कि कुछ चीज अगर नजर आती है तो क्या आप जज कर लोगे? ये व्याकरण का ही उद्देश्य है, हम व्याकरण इसीलिए पढ़ाते हैं। पहली जानकारी बड़ी आसान थी, हाँ शुद्धता लिखना था, उसमें अशुद्धता लिख दिया। मैंने लिख दिया बेटा, मैंने लिख दिया अशुद्धता। क्लियर है? मैंने लिख दिया इसे। तो बात समझ में आ गई बच्चे? पूजा? हाँ, चलिए, ये छोटी बात थी, ये बताना था। पर एक काम करो, अगर मान लो बच्चों को व्याकरण मैंने सिखा दी, तो क्या बच्चा भाषा की शुद्धता को सीख लेगा? बिल्कुल। भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था को सीख लेगा, अशुद्धता को पहचान लेगा, वाक्य और शब्दों का क्रम सही से कर लेगा, कम शब्दों में अपनी अधिक बात भी प्रकट कर लेगा, गुण दोष को जांच लेगा और शब्द भंडार भी विकसित कर लेगा। ये सब व्याकरण से आ सकती हैं, ठीक है। अब मान लो जब पता ही लग गया कि व्याकरण से इतनी सारी चीज आएंगी, तो अब टीचर का काम शुरू हुआ। टीचर उस व्याकरण को कैसे पढ़ाए? तो विधियों का प्रयोग करता है। तो अगली बार की बात कर रहा हूं मैं विधियों की, अगली बार विधियों। और विधियां कौन सी थी? पहली विधि निगमन और आगमन एक साथ बता रहा हूं मैं, फिर प्रत्यक्ष बताऊंगा, अप्रत्यक्ष, उसके बाद भाषा वंश संसर्ग। ये 5 विधियों का जिक्र है, इन पे प्रश्न आया है। और सबसे इंपॉर्टेंट है आगमन
और प्रत्यक्ष भी पूछी गई है एग्जाम में, ये भी पूछी गई है। सबसे अच्छी आगमन मानी जाती है और उसके बाद दूसरा नंबर व्यवहारिक व्याकरण का सबसे सही माना जाता है। प्राथमिक कक्षाओं में, प्राथमिक प्राइमरी एजुकेशन में प्राथमिक कक्षाओं में फर्स्ट टू फिफ्थ के लिए तो ये रामबाण है, ये वाली विधि, भाषा संसर्ग विधि। हम भाषा को जोड़ते जोड़ते पढ़ाते हैं बच्चों को, व्याकरण को भाषा के साथ जोड़ देते हैं फिर पढ़ाते हैं। चलिए अभी देखेंगे। चलिए पहली विधि का जिक्र कर रहा हूं तो मैं यहां लिख रहा हूं व्याकरण की विधियां शुरू, और मैं 2 विधियां पढ़ा रहा हूं तो विधियों पे आ गया। अरे जब पता ही लग गया कि व्याकरण से इतनी सारी चीज आएंगी तो पढ़ाओ व्याकरण कैसे, तो हम विधियों का प्रयोग करते हैं। और पहला मैं लिख रहा हूं, तुम एक काम करो, एक काम करो, एक है आगमन विधि, इधर मैं पहले निगमन लिखूंगा, सुनो, इधर मैं लिखूंगा निगमन विधि, निगमन विधि, और इधर है आगमन विधि। दोनों को साथ बताऊंगा, ध्यान से सुनना। एक है आगमन विधि, ध्यान से सुनना मेरी बात, बहुत ध्यान से सुनना, अभी खत्म कर दूंगा मैं सारी चीज। हाँ 3 में मैंने अशुद्ध लिखना था, लिख दिया बेटा, लिख दिया पूजा, लिख दिया। इस बार निगमन और आगमन का जिक्र करो, हिंदी के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं। सर ने, रोहित सर ने सीडीपी में सिखाया होगा, मैं सिर्फ उतनी बात करूंगा जितना हिंदी में आएगा, ठीक है। तो निगमन आगमन है क्या, एक काम करो, निगमन आगमन से पहले एक बात बताओ, ये दोनों विधियां आगमन और निगमन किसकी है, अरस्तु की, अरिस्टोटल की मेथड है। ये है अरस्तु की विधियां, किसकी, अरस्तु की विधियां, अरिस्टोटल की। और अरिस्टोटल ने 2 बात कही कि हम जब भी कुछ भी पढ़ाएं, चाहे व्याकरण पढ़ा ले, चाहे साइंस पढ़ा ले, या कोई भी पढ़ा ले, हम 2 ही तरीके से पढ़ाते हैं। और कैसे पढ़ाते हैं, कभी कभी पहले कुछ पढ़ाने से पहले कुछ, कई बार परिभाषा बता देते हैं, कई बार नियम बताते हैं, फिर उदाहरणों से समझाते हैं, या कई बार ऐसे पढ़ाते हैं कि पहले उदाहरण देते हैं फिर नियमों से पढ़ाते हैं। कई बार अरस्तु ने एक बात कही, सुनिए भाई, मैं इसमें पहले लिख ही देता हूं। कहते हैं निगमन किसे कहते हैं, निगमन को कहते हैं इंडक्टिव। और निगमन का मतलब यह है, निगमन का मतलब यह है कि सबसे पहले नियम बताए जाएं, और जब बच्चे को किसी भी चीज का नियम सिखा देते हैं, हम या भाषा ही पढ़ा रहा हूं, भाषा के नियम बता देते हैं, और नियम को फिर बाद उदाहरणों से, उदाहरण, उदाहरण से उसे सॉल्व करा देते कि नियम क्या है। तो हम कई बार कभी भी कुछ भी पढ़ाएं तो पहले कई बार नियम बताते हैं, परिभाषा देते हैं, फिर उसे उदाहरण से या एग्जाम्पल से ठीक करते हैं। लेकिन कई बार अगर मुझसे कहेंगे, मैं यहां लिखूं, कई बार अगर मुझसे कहेंगे कि इसमें क्या होता है, तो आगमन में पहले नियम नहीं बताते, शुरू में क्या कहते हैं, पहले उदाहरण पेश करते हैं, और जब उदाहरण दे देते हैं उसके बाद क्या है, उसे नियम से समझाते हैं। और सुनो, नियम को तुमने पढ़ा होगा कई बार, रूल, रूल नियम को कहते हैं, रूल टू एग्जाम्पल चल रहे हैं, और कई बार आगमन में एग्जाम्पल टू रूल। ये क्या है, आज पहले इसे सुने थोड़ा सा, इसे मैं समझाता हूं। हाँ मैंने लिख दिया बेटा, लिख दिया मैंने, तीसरे में अशुद्ध था, अशुद्ध था। सुनिएगा, मैं इसमें बातें लिखने जाऊंगा, सुनो अब, सुनो, पहले ये 2 विधियां कराऊंगा मैं, याद रखना ये अरिस्टोटल के मेथड है। शुरू करेंगे, सुनो, ये नियम, उदाहरण, उदाहरण नियम क्या है। अरस्तु कह के हार गया, कुछ भी पढ़ाने लग जाओ तो आप 2 ही तरीके से तो पढ़ाओगे, पहले कई बार उसकी डेफिनेशन या रूल बता दोगे, तब एग्जाम्पल से शो करोगे, या कई बार एग्जाम्पल पहले देता था टीचर और बाद में रूल। कौन सी विधि अच्छी है, आपसे पूछेगा ये विधि अच्छी है, ये विधि, तो देखिए आगमन विधि अच्छी होती है। क्यों होती है आप सुनिए। मान लीजिए मैं अपने सब्जेक्ट का उदाहरण दे रहा हूं, मान लीजिए मैं टीचर हूं और मेरी क्लास में तीसरी क्लास के बच्चे बैठे हैं। हम व्याकरण ना आजकल शुरू से ही पढ़ाना शुरू करते हैं। जब बच्चा भाषा कौशल सीख रहा होता है, बातचीत के दौरान वो भाषा का अर्थ निकाल रहा होता है, और जब समझता है तो हम उससे पूछते हैं हाँ भाई क्या सीखा, तो जब वो गलत बात कहता है तो वहीं हम व्याकरण बताने लगते हैं कि ऐसे ऐसे व्याकरण ठीक कर, ये नहीं ऐसे बोला जाता है, ऐसे नहीं ऐसे बोला जाता है, तो नियम भी हम चलाते हैं। तो मान लिया मेरे सामने 3rd क्लास का बच्चा बैठा है और उसे संज्ञा के कुछ वाक्य बोल रहा था और संज्ञा नहीं आती उसे। मान लीजिए मैं संज्ञा पढ़ाने जा रहा हूँ, सुनो अब, एक 3rd क्लास के बच्चों को अगर मैं संज्ञा पढ़ाऊं तो कई बार देखिए हम कैसे पढ़ाते हैं इस टॉपिक को, 2 तरीके से पढ़ाते हैं। अरस्तु ये कहता है, अरस्तु कहता है कई बार अगर ये टॉपिक तुम पढ़ाने जा रहे हो तो पहले इसका कई बार तुम परिभाषा लिख दोगे। कैसे लिखोगे, हम, मैं ऐसे लिखूंगा, मान लो कि भाई सुनना, मैं इसे ऐसे बोलूंगा कि किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा। पहले मैंने परिभाषा दे दी, फिर मैं व्यक्ति का नाम लिख दूंगा सुरेश, फिर मैं वस्तु का नाम लिख दूंगा
एग्जाम्पल ही ले लेते हैं और हम वो एग्जाम्पल लेते हैं जिसे बच्चा जानता है। जैसे बताइए, मैं क्लास में आया और मैंने कहा भाई आज का टॉपिक क्या है, संज्ञा। पहले आज का टॉपिक क्या है, संज्ञा। मैंने ये लिखवा तो दिया, पर मैं कहता हूँ आइए संज्ञा सीखें। संज्ञा सीखने के लिए मैं परिभाषा नहीं दूंगा, पहले मैं कहूँगा, एक लड़का बैठा होगा मेरे पास, बहुत सारे बच्चे बैठेंगे, मैं कहूँगा बेटा खड़ा हो ना। मैंने कहा आपका नाम क्या है, वो कहेगा सर मेरा नाम है रमेश। फिर मैं कहूँगा तेरे पास कौन बैठी है, वो कहता है मेरे पास बैठी है राधा। फिर मैं कहता हूँ राधा के हाथ में क्या है, वो कहेगा रुमाल। और मैं कहता हूँ तेरे हाथ में क्या है, वो कहेगा सर पेंसिल, मैं तो पेन से पढ़ता हूँ। कहेगा सर मेरे हाथ में पेंसिल। फिर मैं कई बार ऐसे कहता हूँ, सुनो, कि क्या राधा और रमेश प्राणी सजीव है या निर्जीव। बच्चा कई बार कुछ चीजें जानता है अपनी सोसाइटी के थ्रू, वो कहता है सर ये तो सांस लेती हैं, सांस जो लेती हैं वो सजीव हैं। और फिर कहते हैं रुमाल सजीव है निर्जीव, तो इतना बता देता है ये नॉन लिविंग थिंग है, वो कहता है ये निर्जीव है। सुनिए, मैंने कोई परिभाषा नहीं बताई, मैं बच्चों के एग्जाम्पल लिए हैं। फिर मैं कहता हूं जितनी चीजें सांस लेती हैं उन्हें हम प्राणी कहते हैं, और किसी प्राणी के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा। और कहते हैं जितनी निर्जीव चीजें उन्हें कहते हैं हम वस्तु, उन्हें कहते हैं वस्तु। तो किसी प्राणी के नाम को और वस्तु के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा। कई बार उदाहरण देते देते बच्चे को नियम सिखाने की जरूरत ही नहीं होती, वो खुद ही सीख लेता है किसी प्राणी के नाम को और किसी वस्तु के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा। ध्यान से सुनना, कभी कभी तो ऐसे भी बताता है बच्चा, तुरंत ही खड़ा होके, टीचर नहीं बता रहा, अरे सर जो चीज दिखती है वो संज्ञा है। कि हाँ, किसी रमेश भी दिखेगा, राधा भी दिखेगी, रुमाल भी दिखेगा, पेंसिल भी दिखेगा, दिखती दो ही चीजें हैं, एक सजीव और एक क्या है, निर्जीव। ऐसे बता देते हैं। फिर उसके बाद हम कहीं ना कहीं वो ये जज कर लेता है। देखिए भाई सुनिए, अब मुझे बताइए आप पहला वाला मेथड था या बाद वाला। असली में कई बार हम बच्चे को ना, जब हम निगमन का सहारा लेते हैं, रूल बताते हैं पहले फिर एग्जाम्पल देते हैं, तो यकीन करो पहले बच्चे को हम वो चीज बता देते हैं जो उसे आता नहीं है, रूल उसने जिंदगी में पढ़ा ही नहीं। और जब हम ऐसी चीज बच्चे को बताते हैं जो उसे पता ही नहीं है और फिर बाद में उसे समझाते हैं, तो कई बार अगर दिमाग पे ज्यादा बर्डन आ गया तो बच्चा वो चीज सीख ही नहीं पाता। अगर एक्स्ट्रा बर्डन लगा देते हैं ना बच्चे को, ऐसी चीज सिखाते थे जो उसे नहीं पता, तो आगे की चीज में और भारी हो जाती है। लेकिन बताइए यहाँ मैंने उसे वो पढ़ाया जो मैं जानता हूँ या वो पढ़ाया जो बच्चा जानता है, या बच्चे के उदाहरण चले हैं। सीधी सीधी बात है, हमें बच्चों को प्रीवियस नॉलेज से जोड़ते हुए पढ़ाएं। तो पता है यहाँ बच्चों के उदाहरण मैंने लिए, और उदाहरण सिखाते सिखाते कई बार बच्चा खुद ही नियम सीख जाता है। तो बताओ कौन सी अच्छी विधि है, आगमन। हमेशा ध्यान रखना, सिर्फ 6 विधियों का जिक्र करूंगा मैं यहाँ, 6 विधियों से ज्यादा नहीं आएगा। कई बार देखिए, एक कभी कभी लोग बता देंगे सूत्र विधि, पाठ्य पुस्तक विधि, वो इसी के अंदर आ जाएंगी, वो इसी में करा दूंगा मैं। 2 ही तरीके की विधि है, निगमन आगमन। अब सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। तो तुम कुछ नहीं सीखोगे, मैं तुमसे अब डिस्कस करूंगा, बस इसके बारे में 3-4 पॉइंट लिखने हैं मुझे। बताओ ऐसी कौन सी विधि है जिसमें पहले नियम बताए जाते हैं और नियम के बाद उदाहरणों द्वारा उस नियम को समझाया जाता है। ये कौन सी विधि है, निगमन। कई बार ऐसे ही पूछेगा, राधा 5वीं क्लास की टीचर है और वो कई बार बच्चों को उदाहरण देकर नियम सिखाने की कोशिश करती है, तो वो किस में जाएगा, आगमन में। तो जब उदाहरण से नियम की ओर चलेंगे तो आगमन। अभी एक बच्चे ने बहुत अच्छा कमेंट लिखा था कि ये जो होता है ये दरअसल आगमन जो होता है ज्ञात से अज्ञात की ओर चलता है, ज्ञात से अज्ञात। चलिए बताइए बच्चे को क्या चीज पता है और क्या चीज नहीं पता। बच्चों को अपने उदाहरण पता है, पर कौन सी चीज उसे बिल्कुल नहीं पता थी जो मुझे सिखानी थी, यह है अज्ञात। तो हमेशा ज्ञात से अज्ञात को पढ़ाओ। लेकिन कभी अगर पूछा जाए कि अज्ञात से ज्ञात की ओर पढ़ाया जा रहा है, अज्ञात से अज्ञात माने जो ज्ञात नहीं है, अज्ञात से ज्ञात की ओर पढ़ाया जा रहा है, तो वो किसकी है, निगमन की। अरस्तु कह के हार गया भाई, 2 ही तरीके से तो पढ़ाएंगे। ध्यान से सुनना, कभी कभी एक चीज आती है, इसमें कुछ पॉइंट लिखते जाना, 1 2 ऐसे ही पढ़ेंगे शॉर्ट से, फिर मैं प्रश्न दूंगा, अगली बार अच्छे से समझ लो। एक तीसरी चीज बताओ, ऐसी कौन सी विधि है जो चाइल्ड सेंटर्ड है और ऐसी कौन सी विधि है जो टीचर सेंटर्ड है, बताइएगा। एक काम करो, इससे पहले एक बात सुनो, इस विधि को, निगमन विधि को एक नाम से और जानते हैं, इसे परंपरागत विधि भी कहते हैं। परंपरागत विधि, परंपरागत विधि, या कभी कभी इसे नाम देते हैं अमनोवैज्ञानिक विधि। चलिए मैं अभी, इसे तो परंपरागत विधि कहते हैं और इस विधि को कहते हैं। अच्छा बताओ कौन सी विधि बच्चे के मन पर आधारित है, बच्चे के दिमाग पर आधारित है। बच्चे के दिमाग पर तो यह आधारित है, इसे कहते हैं मनोवैज्ञानिक विधि। कई बार तुम्हारे पेपर में आया है ये मनोवैज्ञानिक, इसका नाम बदल कर दे सकते हैं, मनोवैज्ञानिक विधि। ये बहुत मुश्किल चीज नहीं है, इसे समझो। और सुनो, इसे कहते हैं परंपरागत माने ट्रेडिशनल, पुराने समय से जो चली आ रही है। जब हम पुराने समय में पढ़ते थे ना,
तो गुरुकुल में हमेशा पहले नियम से उदाहरण पढ़ाया जाता था, लेकिन आजकल का जो मेथड है, अब टीचर्स सब कुछ नहीं है, हमें बच्चे के अकॉर्डिंग पढ़ाना है, इसलिए बच्चे के मन पर आधारित विधि ये होती है। कभी कभी इसका ऐसे भी नाम याद रख सकते हो, मन पर आधारित विधि। हो सकता है ये तुमसे पूछे, मन पर आधारित विधि, समझ लीजिएगा। सुनो, सुनते चलिए, वीडियो नहीं रुकी है, चल रही है बच्चे, पहुंच जाएगी आपके पास। थोड़ा आपका फोन, थोड़ा सा डाटा देखिएगा, थोड़ा डाटा देखिएगा। बता सकते हो ऐसी कौन सी विधि है जो शिक्षक केंद्रित है, ऐसी कौन सी विधि है जो छात्र केंद्रित है? बाल। अरे आगमन में टीचर कुछ नहीं है, आगमन में तो बच्चा पर आधारित है। और सुनो, इस विधि में अगर नियम बता रहा है तो पहले टीचर की तो चल रही है, नियम बताकर उदाहरण बता रहा है तो टीचर ही सब कुछ है। कई बार हो सकता है ऐसे पूछे। चौथी चीज, ये शिक्षक केंद्रित विधि है, जरूरत नहीं है लेकिन लिख लिए, इसमें शिक्षक डिसाइड करता है उसे कैसे पढ़ाना है। शिक्षक केंद्रित विधि, ध्यान रखना, शिक्षक केंद्रित विधि है ये। लेकिन ये विधि जो है चौथी वाली, इसकी बात करने जा रहा हूं, नंबर 4। ऐसे ही पढ़िएगा आप, ये समझ में गए होगे? नहीं, 6 विधि हो गई ना। 6 कैसी हो गई? निगमन, आगमन, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष के 2 पार्ट भी हैं, द्विभाषीय विधि वहां चली गई। 6 विधि नहीं है, 5, लेकिन 2 विधि 7 है असली में। 2 विधि और भी तो है, द्विभाषीय विधि है और अनुवाद विधि भी है, वो भी तो विधि बतानी है मुझे। अप्रत्यक्ष में दोनों विधियां आएंगी, वो भी तो हो गई, ठीक है ना। एक बात, एक बच्चा कुछ पूछ रहा है, देखो आप कह रहे थे कौन सी विधि, सुनिएगा, रुकिएगा, देखिए 1 विधि, 2 विधि, 3 विधि, 4 विधि, 5 दिख रही है ना तुम्हें। पर देखिए 1 2 3 4 और 2 ये भी तो हैं, 4 और 2 6 और 1 ये 7। तो कहीं ना कहीं आप इनको भी चेक करो, असली में ये एक में ही चली जाती हैं एक तरीके से, पर इनके नाम अलग अलग भी पूछे जाते हैं, तो यहां थोड़ा सा है, ठीक है। चलिए, विधियां पूरी हैं, जितनी बता रहा हूं उतना ध्यान रखना। तो शिक्षक केंद्रित है और ये विधि है बाल केंद्रित, स्टूडेंट सेंटर्ड, बाल केंद्रित। मुश्किल तो नहीं है बच्चे, अरे जब बच्चों के एग्जाम्पल ही ले जा रहे हैं, ये विधि बाल केंद्रित है, ध्यान रखना। एक प्रश्न और आया था, तुम्हारे पेपर में आ गया, ऐसी कौन सी विधि है जिसका प्रयोग प्राथमिक कक्षाओं में करना अनिवार्य है? बच्चा बहुत छोटा होता है, अगर हम अपनी बातें सिखाएंगे तो बड़ी मुश्किल हो जाएंगी। हमें अपनी बात सिखानी तो है, पर बच्चे के उदाहरणों के द्वारा। याद रखना, ये 5वीं चीज, इसमें एक चीज और करूंगा, 5वीं चीज, 5वीं लिख रहा हूं, यह है, ध्यान रखना, ये बाल केंद्रित है तो इसमें बालक जो है वो सक्रिय रहता है, एक्टिव। ये शिक्षक केंद्रित है तो इसमें छात्र ज्यादा एक्टिव नहीं रहता, तो इसमें छात्र शिक्षक, इसमें शिक्षक सक्रिय रहता है, छात्र नहीं। पर ये बाल केंद्रित है तो चाइल्ड बहुत एक्टिव रहता है, बहुत मजे से सीखता है इसे। लिख लेना, यह विधि प्राथमिक कक्षाओं में, ध्यान रखना, प्राथमिक कक्षाओं, यह विधि प्राथमिक कक्षाओं, यह विधि प्राथमिक कक्षाओं में, यह की लिखो, इस विधि का ऐसे लिखो, ठीक से लिख रहा हूं भाई मैं इसे दोबारा से। मैं अगला पेज ले लेता हूं, 5वां पॉइंट, जरा अगला पेज ले लेता हूं, देखना, मैं अगला पेज ले लेता हूं। उसमें इतनी बात तो समझ गए हो, यहां निगमन की बात है, वहां आगमन की। तो पहले मैं इसमें लिख रहा हूं, मैं इसमें लिख रहा हूं 5वां पॉइंट, 6ठा शायद, यह विधि, या यह विधि नहीं, इस विधि का प्रयोग, इस विधि का प्रयोग प्राथमिक कक्षाओं में, प्राथमिक कक्षाओं में, ध्यान रखना 1st to 5th में, प्राथमिक कक्षाओं में प्रयोग करना अनिवार्य है। अभी मैंने एक शब्द अनिवार्य है, एक काम करना तुम लोग सभी, यहां प्राथमिक का मतलब 1st to 5th नहीं है। देखिए थोड़ी सी बात सुन लो, अगर मैं प्राथमिक शिक्षा कहूं तो प्राथमिक, अगर मैं प्राथमिक शिक्षा कहूं, प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक कक्षा या प्राथमिक शिक्षा कहूं, शिक्षा की जगह भी कक्षा यूज कर रहा हूं मैं। प्राथमिक कक्षाओं में कौन कौन सी कक्षाएं आती है? तो ध्यान रखना, प्राथमिक कक्षा 1st to 8th तक आती है, प्राइमरी एजुकेशन 1st to 8th। और ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है, एक होता है निम्न प्राथमिक, निम्न प्राथमिक, ध्यान रखना, निम्न प्राथमिक, और एक उच्च माध्यमिक नहीं है, उच्च प्राथमिक।
तुम्हारा पेपर ना 1st to 8th तक ही है दोनों बच्चों का, जनरल मतलब एक तरीके से 1st to 5th वाले बच्चे और 6th to 8th वाले। एक है उच्च प्राथमिक, एक एक काम करना, कई लोग इसे ऐसे पढ़ते हैं, एक निम्न प्राथमिक एक उच्च प्राथमिक। निम्न प्राथमिक में आती है 1ली से लेकर 5वीं तक की क्लास, और उच्च प्राथमिक में आती है 6ठी से लेकर 9th नहीं 8th, और 9th और 10th क्लास माध्यमिक में जाती है, हायर सेकेंडरी में जाती है। तुम इतना ध्यान रखना, एक निम्न प्राथमिक और एक उच्च प्राथमिक। तो याद रखना प्राथमिक कक्षाओं में हमेशा कौन सी विधि का इस्तेमाल करना है इसका। अरे प्राइमरी एजुकेशन में ये कंपलसरी बना दिया है कि आप आगमन का प्रयोग करें। और कई बार ये भी ध्यान रखना, निगमन का हमेशा 9th 10th से शुरुआत होती है अगर करें। याद रखना, इसे भी 6ठा पॉइंट लिख रहा हूं, निगमन का यानी इस विधि का प्रयोग प्राथमिक कक्षाओं में करना अनिवार्य है। और यहां लिख लीजिए, इस विधि का प्रयोग प्राथमिक कक्षा में करना। अब वर्जित माना, एनसीएफ मना करता है कि निगमन का इस्तेमाल नहीं करोगे। हमेशा बच्चों के एग्जाम्पल, उससे रिलेटेड एग्जाम्पल देते हुए समझाओगे उन्हें। आजकल ना बच्चा ना भगवान है, हमें बच्चे के अकॉर्डिंग पढ़ाना है, तभी वो सीख पाएगा। अगर हम अपनी अपनी चलाएंगे तो मुश्किल हो जाएगी, ठीक है ना। सर आज मैं फर्स्ट क्लास है, कोई नहीं संजय, देखिए आप, मैं बस विधियों का जिक्र कर रहा हूं। तो प्राथमिक कक्षाओं में करना वर्जित, वर्जित माने बैन, याद रखना, करना ही नहीं है निगमन में, प्राइमरी एजुकेशन में। और कहां से कहां तक, 1st to 8th तक दोनों ही कक्षाओं में कोशिश की जाती है आप आगमन का प्रयोग करें, निगमन का नहीं, ठीक है ना। करना वर्जित है, ये वर्जित मान लिया गया है, इस बात को ध्यान रखना। खासकर भाषाओं में, कई बार मैथ में निगमन का इस्तेमाल कर सकते हैं हम, साइंस के सब्जेक्ट में इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, पर भाषा के दौरान हमें भाषा को अर्थ से ही बताना पड़ता है, तो बच्चे के एग्जाम्पल को लेके चलना पड़ता है। बात समझ में आ रही है मेरी बात। तो मैंने 6 पॉइंट इसमें कराए, आप इसे पढ़िएगा, आप इसे पढ़िएगा। एक काम करो, एक सब बच्चे एक चीज और बताओ, ये भी मैं सोच रहा हूं मैं तुमसे पूछूं, मैं ये तुमसे पूछूं, जरा बताइएगा सभी लोग। मैं फिर 7वां पॉइंट लिखने जा रहा हूं, और याद रखना ये निगमन का है और ये आगमन का। बहुत ध्यान से पढ़ना, अगर तुम इसे समझ गए तो तुम मान लोगे। मैंने अभी तुम्हें बताया कि निगमन का मतलब होता है R2 एग्जाम्पल, नियम से उदाहरण की ओर। नियम पहले बताएंगे आप, फिर उसे एग्जाम्पल देंगे, उदाहरण, इस तरह से बताया। और आगमन में मैंने बताया कि पहले एग्जाम्पल चलते हैं, उसके बाद रूल पर जाते हैं। सीधी बात है, पहले उदाहरण दिए जाएंगे, उसके बाद नियम सिखाए जाएंगे, यही बात बताई मैंने। लेकिन एक काम करना, सही विधि यह है, ये छात्र केंद्रित विधि है, चाइल्ड एक्टिव रहता है और बच्चे के मन पर आधारित होती है। ये शिक्षक केंद्रित होते हैं, छात्र कम एक्टिव रहता है, और दूसरी चीज मना भी है प्राथमिक कक्षाओं में। पर एक बार बताओ, इसका मतलब है नियम से उदाहरण की ओर, इसका मतलब उदाहरण से नियम की ओर। एक छोटे से जिक्र कर रहा हूं, ये तुम्हारे पेपर में आया, बताना। कई बार ना अरस्तु कह के आ गया, कितनी विधियां हो, हमेशा हम टीचर 2 तरीके से पढ़ाता है, एक निगमन से, एक आगमन से। और सुनिए, मैं लिखने जा रहा हूं, अगर मैं आपसे लिख रहा हूं 2, छोटी सी बात, 8वां पॉइंट में, अब 7वां पॉइंट अब लिख रहा हूं मैं, यहां 7वां पॉइंट अब लिख रहा हूं, और फिर मैं बताता हूं। सुनो, शिक्षक टीचर इसे कई तरीकों से देता है क्लास में, निगमन को वो कई तरीकों से बताता है। देखिए, शिक्षक इसे 2 रूपों में, मैं 2 रूप ही लिख रहा हूं, जबकि इसके कई रूप हो सकते हैं। शिक्षक इसे 2 रूपों में प्रस्तुत करता है, इस चीज को समझना है तुम्हें, बस प्रस्तुत करता है। और मैं ये नाम लिख रहा हूं, अरे इसको कई मेथड से यूज कर सकता है। पहली बात लिख रहा हूं, शिक्षक इसे 2 रूप में प्रस्तुत करता है। पहला रूप, एक लिखा मैंने सूत्र प्रणाली। कभी कभी कई लोग निगमन बताएंगे, आगमन बताएंगे, सूत्र बताएंगे, खेल विधि बताएंगे, प्ले वे मेथड बताएंगे, ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड बताएंगे, 36 मेथड बताएंगे। पर अरस्तु तो कहता रहा कि 2 ही तरीके हैं हमारे पास, निगमन से और आगमन से। सुनिएगा, एक है सूत्र प्रणाली, मैं इसे हिंदी में लिख रहा हूं, ये पेपर में आया। और एक दूसरी है पाठ्य पुस्तक प्रणाली, पाठ्य पुस्तक प्रणाली, इसे समझना, पाठ्य पुस्तक प्रणाली, ध्यान से सुनना मेरी बात। और मैं यहां भी लिख रहा हूं शिक्षक इसे भी, अब कौन सी बात कर रहा हूं, 7वां आगमन में, शिक्षक इसे 2 रूपों में प्रस्तुत करता है, 2 रूपों में प्रस्तुत करता है
शिक्षक इसे भी दो रूपों में प्रस्तुत करता है। और कौन सा? पहला पॉइंट है फर्स्ट, एक लिखा, मैं ए लिख देता हूं यहां। एक है सह संबंध विधि, सह संबंध विधि, पता नहीं तुम सीख पाओगे इसे या नहीं, देखिए। और एक दूसरी विधि है, मैं नंबर 1 और 2 ही लिखता हूं जिससे तुम्हें क्लियर हो। नंबर 1 और एक दूसरी लिखता हूं, प्रयोग प्रणाली। भाषा का प्रयोग कराना चाहिए, प्रयोग प्रणाली। अब ये क्या है सहसंबंध विधि और प्रयोग प्रणाली? विधियां तो मैंने और निकाल दी, विधियां तो पता नहीं कितनी कितनी सारी होंगी, पर हिंदी की विधियों में 6 विधियों का प्रयोग किया जाता है। आगमन बाल केंद्रित है, वेरी गुड निर्जा, सुनो ध्यान से, बहुत अच्छी बात। अरस्तु कह के हार गया कि 2 तरीके हैं, आप कितने मेथड लिख लो, या तो नियम से उदाहरण की ओर बढ़ाओगे, नियम से उदाहरण की ओर जाओगे, रूल टू एग्जाम्पल की ओर, या एग्जाम्पल से रूल की ओर। तो सुनिए भाई, एक है सूत्र प्रणाली। चलिए मैं मैथ्स का एग्जाम्पल देता हूं। सूत्र का मतलब क्या है? सूत्र को इंग्लिश में कहते हैं फॉर्मूला मेथड। आप यकीन करें, फॉर्मूले मेथड में पहले फॉर्मूले बताए जाएंगे, तब सिखाया जाएगा। मान लीजिए एक मैथ्स का टीचर है, उसने ये सवाल दिया 2x, या उसने एक मैथ्स का सवाल, मैं मैथ्स को लेकर चल रहा हूं, हिंदी में भी बता दूंगा इसे। कोई भी विषय पढ़ाओ, हमेशा या तो निगमन से आगमन चलता है, या आगमन से निगमन, यानी उदाहरण से नियम से उदाहरण की ओर, और उदाहरण से नियम की ओर। सुनो, इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, निगमन में क्या होता है, निगमन से आगमन की ओर चलते हैं। निगमन माने ही नियम होते हैं, असली में निगमन माने ही नियम होते हैं, और आगमन का मतलब ही उदाहरण है। तो मैं ये भी कह सकता हूं, निगमन में निगमन विधि में निगमन से आगमन की ओर चला जाता है, और आगमन में आगमन से निगमन की ओर चला जाता है। ठीक है, तो देखिए सुनिए, देखिए सुनिए, सूत्र प्रणाली क्या है। मैं एक सवाल दे रहा हूं, 2x प्लस एक्स स्क्वायर टू 2x और 4, एक मैथ्स का टीचर सवाल कराने जा रहा है, और वो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले फॉर्मूला लिख देगा b स्क्वायर माइनस 4ac, और फिर कहेगा सॉल्व करो। तो मुझे बताइए, सबसे पहले उसने उदाहरण दिया या रूल बताया? और बच्चा इस रूल से बहुत सारे सवाल करेगा, तो पहले तो रूल ही बताए जा रहे हैं। मुझे एक बार बताइए, मैं भी अगर कोई ग्रामर पढ़ाऊं तो सूत्र लिख दूंगा, पहले कर्ता आएगा, कर्म होगा, क्रिया आएगा, तो बच्चा उदाहरण का, बच्चा तो नियम से सीखा तब जाके आया। तो मुझे बताइए, क्या सूत्र प्रणाली रूल टू एग्जाम्पल है या नहीं है? आप जज कर पाते हो? अरे बताइए, प्लेवे मेथड। प्लेवे मेथड का मतलब है एक लड़की अपने बच्चों को कुछ सिखाने के लिए, फूलों की जानकारी देने के लिए बाग में ले जा रही है। तो बताओ, पहले नियम बता रही है या एक्सपेरिमेंट कर रही है? अरे सीधी सीधी बात है, पहले वो उदाहरण पेश करना चाह रही है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, तब जाके एक नियम पे आएगी कि ये फूल हैं सारे। बात समझ में आ रही है नहीं? तो प्लेवे मेथड तो आगमन। क्या प्लेवे मेथड में चाइल्ड एक्टिव है या नहीं है? जिस सिस्टम में चाइल्ड एक्टिव रहेगा वो सारे आगमन की पार्ट है, उसमें पहले उदाहरण देके ही नियम सिखाए जाते हैं। और जब नियम से उदाहरण की ओर चलेंगे तो यहाँ बच्चा कई बार रट लेता है इस चीज को, ये रटने की प्रवृत्ति पर बल देती है, जबकि आगमन सीखने पर बल देती है, आगमन मस्तिष्क पर बल देती है। समझ में आ रही है बात या नहीं? अरे सूत्र में रूल ही तो चलेंगे, फिर एग्जाम्पल जाएंगे। अब देखिए, पाठ्य पुस्तक प्रणाली का मतलब क्या है। एक टीचर आया, बुक उठाई और बुक से पढ़ा रहा है, तो बताओ क्या एग्जाम्पल टू रूल चल रहा है या रूल टू एग्जाम्पल ही चल रहा है? अरे नियम से उदाहरण की ओर। एसएसटी का टीचर तो किताब लेगा ही नहीं क्लास में, बिना किताब के पढ़ाएगा, उदाहरणों से पढ़ाएगा। सीधी सीधी बात, एक टीचर अगर बुक से पढ़ा रहा है तो वो क्या रूल टू एग्जाम्पल चल रहा है या नहीं चल रहा है? एक है सहसंबंध विधि। सहसंबंध विधि को कहते हैं इंग्लिश में को रिलेट करके पढ़ाना, कोरिलेशन मेथड। सह माने को, संबंध माने रिलेट, कोरिलेट कैसे किया जाता है? सुनो, मान लीजिए मैं बच्चे को ये चीज सिखाने जा रहा हूं और मैंने बताई नहीं, पर इस चीज को सिखाने के लिए मैं ये एग्जाम्पल भी दे रहा हूं, ये 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 दे रहा हूं, बहुत सारे एग्जाम्पल से इसी चीज को सिखा रहा हूं। तो क्या एग्जाम्पल टू रूल ही तो चल रहा है? अरे एक चीज को मैंने कई सारे कनेक्ट कर दिया, रिलेट कर दिया कई सारी चीजों से। समझ में आई बात नहीं? तो तुम इतना ध्यान रखना, तुम्हें खुद पहचानना, ये सह संबंध विधि का मतलब क्या एग्जाम्पल टू मेथड है। खेल विधि किस में रखोगे? बच्चे को खेल खेल के पढ़ाएंगे, कुछ सिखाएंगे। अरे खेल खेल के पढ़ा रहे हो तो पहले आप उदाहरण दे रहे हैं उसके सामने, ध्यान रखना। और देखिए प्रयोग, अगर भाषा का प्रयोग कराया जा रहा है, प्रयोग पता है प्रैक्टिकल मेथड को कहते हैं। और यकीन करो, तुमने कभी बचपन में प्रैक्टिकल बनाया होगा तो पता है क्या होता है? सबसे पहले प्रैक्टिकल करते हैं तो एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, कभी गलत भी होता है, कभी सही होता है, और करते चले जाते हैं जब तक सही नहीं होता। और जब सही होता है तो लास्ट में हम विधियां लिखते हैं कि पहले क्या करना था, फिर क्या करना है, फिर क्या करना है, फिर ना। बताओ, पहले तो उदाहरण चल रहे हैं, तभी तो नियम पे चल रहे हैं। क्या प्रयोग कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? प्रयोग प्रणाली में क्या तुम जज कर पाते हो कि इसमें भी एग्जाम्पल टू रूल चल रहा है? याद रखिएगा, ये थोड़ी सी चीजें देनी थी मुझे।
पहले तो बताओ ये बात समझ में आई किसी को या नहीं? एक बार सुनो। अच्छा, मस्तिष्क उद्वेलन विधि बड़ी मुश्किल लगेगी, पर ब्रेन स्टोर्मिंग मेथड कहते से ब्रेन में बच्चे के स्ट्रोम माने तूफान चलने लगा। अरे इसका मतलब सोच रहा है नहीं सोच रहा है। याद रखना, ब्रेन स्टोर्मिंग मेथड, प्लेवे मेथड, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, यानी डेमोन्स्ट्रेशन का क्या है, प्रदर्शन विधि, ये सारे प्रदर्शन किया जाएगा तब बताया जा रहा है। तो सारे एग्जाम्पल चलेंगे। तो थोड़ा सा एक काम करना, ये दो विधियां मैंने और करा दी, ये हमेशा निगमन की बात करेंगी। क्या ये चीजें तुम्हें समझ में आई? क्या तुम जज कर पाते हो कि ऐसी कौन सी विधि है? एक टीचर, मैंने भी बताया, पढ़ाने के लिए क्या कर रही है, वो बच्चों को पार्क में ले जा रही है। क्या वो गलत कर रही है, सही कर रही है? पार्क में जाएगा। अच्छा देखिए, बताइए, मैं हाथी के बारे में पढ़ाने लगूं, तो हाथी के बारे में बच्चा सीखेगा तब जब उसकी फोटो फ्रेम होगी। अगर मैं कोई ऐसा जापानीज जानवर का नाम दूं जिसे बच्चे ने देखा ही नहीं है तो रट लेगा। क्या अगर दिखाया जा रहा है तो उदाहरण ही तो पेश किए जा रहे हैं, पहले उदाहरण दिया जाएगा तब नियम पे जाएंगे। हाँ, पेंसिल और पुस्तक, ये वही है, इसी को ही पेंसिल पुस्तक विधि कह देते हैं बेटा। यही पेंसिल पुस्तक विधि है, पेंसिल पुस्तक विधि, ये नाम दे दिया जाता है कई बार। पेंसिल पुस्तक विधि इसी को कहा जाता है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। वेरी गुड। हाँ, पुस्तक प्रणाली, पुस्तक प्रणाली जो दी है ये तुम्हें ध्यान रखना है, तुम्हें ऐसा करना है। मैं इस पर ज्यादा बात कर गया, इतनी बात करनी नहीं थी। तो मैं बस इतना प्रश्न आएगा कि ऐसी कौन सी विधि है जिसमें नियम बताते बताते उदाहरण पेश किए जाएंगे, और ऐसी कौन सी विधि है जिसमें उदाहरण से नियम की ओर जाएंगे। चलिए खत्म। दो विधियां और करने जा रहा हूं, सुनो, बिल्कुल आ गया। दो विधियां और करने जा रहा हूं। एक लिख रहा हूं प्रत्यक्ष विधि, सुनिएगा बस, समझ लीजिए। प्रत्यक्ष विधि जिसे इंग्लिश में कहते हैं डायरेक्ट मेथड, और एक है, इसे और कर लीजिए। चार विधियां तो कम से कम करा के जाऊंगा, बाकी अगली क्लास में जाएंगी, समय लग जाता है कई बार। एक है प्रत्यक्ष विधि, इसे और समझ के जाइए, और अगली बार टेस्ट लूंगा मैं, जो चीज छूट जाएंगी वो बाद में बता दूंगा। एक है प्रत्यक्ष विधि, एक है प्रत्यक्ष विधि, और दूसरी है अप्रत्यक्ष विधि। याद रखिएगा, एक है प्रत्यक्ष विधि और दूसरी है अप्रत्यक्ष विधि। चलो चलो देखो, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष को देखो। अच्छा, प्रत्यक्ष को इंग्लिश में कहते हैं डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मतलब कि अगर मैं हिंदी पढ़ा रहा हूं तो हिंदी से ही पढ़ाऊंगा, और कोई टीचर इंग्लिश है तो इंग्लिश से ही पढ़ाई जाए। तो देखिए, मैं ऐसे लिख देता हूं, मान लीजिए मैं टीचर हूं, ठीक है, टीचर हूं, सुनिए ध्यान से, टीचर हूं, और मान लीजिए मैं हिंदी पढ़ाने जा रहा हूं, हिंदी भाषा, और मेरी क्लास का बैकग्राउंड सारे बच्चे इंग्लिश वाले हैं, सारे बच्चे इंग्लिश बोलते हैं, हिंदी बहुत वीक है। ऐसे भी बच्चे होते हैं, करनाट प्लेस के किसी कॉन्वेंट स्कूल में जा रहा हूं तो हिंदी बोलते ही नहीं है, सारे क्या हैं, इंग्लिश ही बोलते हैं, और मुझे हिंदी पढ़ाने जाना है। तो बताओ, जब मैं किसी भी क्लास को हिंदी पढ़ाने जा रहा हूं और हिंदी में ही पढ़ाऊं, एक भी इंग्लिश शब्द का इस्तेमाल ना करूं, तो बताओ डायरेक्ट पढ़ा रहा हूं, इनडायरेक्ट? डायरेक्ट का मतलब है जो भाषा आप सिखाने जा रहे हैं उसी भाषा को पढ़ाइए, एक भी शब्द दूसरी भाषा का इस्तेमाल ना करें, तो उसे कहते हैं प्रत्यक्ष विधि। लेकिन इनडायरेक्ट मेथड क्या है कि मान लीजिए मैं हिंदी पढ़ाने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना, हिंदी पढ़ाने जा रहा हूं और मेरी क्लास का बैकग्राउंड इंग्लिश का ही है, मान लीजिए सारे बच्चे इंग्लिश जानते हैं, पर मैं इस क्लास को पढ़ाने के लिए, पढ़ाना तो मुझे, मेरी टारगेट लैंग्वेज जो वो तो हिंदी है, ये हिंदी पढ़ाऊंगा, पर हिंदी इसको पढ़ाने के लिए कभी कभी मैं हिंदी का सहारा ना लेकर इनकी मातृभाषा जो इनकी मदर टंग है उसका ही सहारा ले लूं, तो हिंदी को मैं इंग्लिश के थ्रू पढ़ाने लगा। तो जब किसी लक्ष्य भाषा को, जो हमारी टारगेट लैंग्वेज है, किसी अन्य भाषा से पढ़ाएंगे तब तो होता है इनडायरेक्ट पढ़ा रहे हो, अप्रत्यक्ष। और कभी लक्ष्य भाषा को, जो हमारी टारगेट लैंग्वेज है, हम उसी में ही पढ़ा दें, उसे कहते हैं डायरेक्ट। इन पे प्रश्न आया है, पहले तो मैं इसको क्लियर कर दूं, तो मैं शॉर्ट में लिखूंगा इसे। लक्ष्य का मतलब है टारगेट, जो मैं पढ़ाने जा रहे हो, जो तुम पढ़ाओगे। तो देखिए, इस विधि में लक्ष्य भाषा, मैं बार बार लक्ष्य इसलिए लिखूंगा इसमें, लक्ष्य भाषा को लक्ष्य भाषा से ही पढ़ाएं। एक ये विधि भी है, ऐसे भी पढ़ाते हैं हम। लक्ष्य भाषा, लक्ष्य का मतलब टारगेट लैंग्वेज। मेरी अगर टारगेट लैंग्वेज हिंदी है, कोई इंग्लिश का टीचर है, उसकी टारगेट लैंग्वेज इंग्लिश है, अगर इंग्लिश को पढ़ाने के लिए वो क्लास में इंग्लिश ही बोलेगा, इंग्लिश के ही माध्यम से पढ़ाएगा और बच्चे से कहेगा इंग्लिश में ही बात करो, तब वो डायरेक्ट मेथड का इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन कोई टीचर अगर इंग्लिश को पढ़ाने के लिए, उसकी टारगेट लैंग्वेज इंग्लिश है और दूसरी लैंग्वेज का सहारा लेगा, तो इनडायरेक्ट वे में चल रहा है। तो यहां ध्यान रखना, लक्ष्य भाषा को, ये टारगेट लैंग्वेज किसी की भी हो सकती है, लक्ष्य भाषा को अन्य भाषाओं से पढ़ाना, अन्य भाषाओं से पढ़ाना, अन्य भाषाओं से पढ़ाना, ये क्या है? इनडायरेक्ट मेथड है। क्या इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात सबको समझ में आ गई।
लेकिन एक छोटी सी बात सुनो, इसमें दो तीन चीज बताओ। पता है जब कभी हम लक्ष्य भाषा को लक्ष्य भाषा से पढ़ाते हैं तब हम भाषा का अर्जन कराते हैं, भाषा का अर्जन कराते हैं, अर्जन कराते हैं। अर्जन कराने का मतलब क्या है, इसे सुन लेना। अर्जन कराने का मतलब क्या है कि मान लीजिए एक बच्चा बंगाल में पैदा हुआ, बंगाल माने कलकत्ता में, और वो जब पैदा हो गया तो वो 1 साल का होगा, 2 का होगा, 3 का होगा, 4 का होगा, 5 का, वो उम्र में बढ़ेगा। और जब उम्र बढ़ेगा तो सोसाइटी में खेलेगा, नहीं खेलेगा, समाज में खेलेगा अपने। अब वो समाज में अगर पहले माँ से जुड़ेगा, फिर आस पड़ोस से जुड़ेगा, फिर समाज से जुड़ेगा, फिर बच्चों से जुड़ेगा, मतलब कहीं ना कहीं बढ़ती जाएगी, बढ़ेगा तो उसका दायरा भी समाज बढ़ता जाएगा। तो बताओ समाज भाषा सिखाता है या बच्चा खुद ही अर्जन कर देता है? कई बार बच्चा बस पैदा हो जाए हरियाणा में और धीरे धीरे वो हरियाणा में जब खेलेगा, बड़ा होगा, तो धीरे धीरे उसे बताओ बंगाली भाषा आएगी या हरियाणवी आएगी? हरियाणवी आएगी, कोई अंग्रेजी थोड़ा ना आएगी। तो कई बार ना भाषा ना समाज से अर्जित कर ली जाती है बच्चे के द्वारा, और जब अर्जित करते हैं तो जो भाषा समाज में बोली जा रही है वही तो अर्जित करेगा। तो मुझे बताओ अगर बच्चा बंगाल का है, समाज भी बंगाल का है, तो बच्चे को बंगाली तो आएगी, तो क्या डायरेक्ट ही तो आ रही है, जो भाषा यहाँ बोली जा रही है वही आ रही है। तो बताओ बंगाली बंगाली में ही आ रही है, हिंदी हिंदी में ही आएगी, हरियाणवी हरियाणवी में आएगी। तो ये भाषा का अर्जन होता है। तो सीधी सीधी बात है कि जब प्रत्यक्ष का मतलब यह है कि लक्ष्य भाषा को लक्ष्य भाषा ही सीखा जा रहा है। अगर किसी की बंगाली लक्ष्य भाषा है तो वो बंगाली में ही थ्रू आएगा, तो क्या वो डायरेक्ट मेथड है? तो इसमें भाषा का अर्जन होता है। जबकि इस भाषा में भाषा अधिगम कराई जाती है, भाषा सिखाई जाती है। भाषा अधिगम का मतलब यही है कि जब कोई टीचर कोई भाषा पढ़ाने जा रहा है, इसको पढ़ाने के लिए वो अन्य भाषाओं का भी सहारा ले ले, तो भाषा को सिखाने जा रहा है, अधिगम करा रहा है। तो कभी पूछा जाए भाषा अधिगम की स्थिति कहां होगी, अधिगम की स्थिति कहां होगी, जरा मुझे थंबनेल करके बताओ। सेकंड पॉइंट समझ में आया? इस तरह से बताओ, भाषा अधिगम की स्थिति किस में होती है? भाषा अप्रत्यक्ष रूप अप्रत्यक्ष विधि में। अरे अधिगम, एक इंग्लिश के टीचर हो मान लो, और सारा क्लास बैकग्राउंड हिंदी का है, कुछ बच्चों को समझ ही नहीं आएगा, तो टीचर हिंदी के ही सेंटेंस लिखेगा, फिर कहेगा इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करो। तो हिंदी के माध्यम से अंग्रेजी को सिखाने जा रहा है, तो इनडायरेक्ट तो चल रहा है, तो अधिगम करा रहा है यहाँ। जबकि यहाँ तो अर्जन होता है हमेशा। हमेशा ध्यान रखना, जब भी हम किसी भी भाषा को उसी भाषा में पढ़ाते हैं ना, तो इसका मतलब आप भाषा को अर्जित करवा रहे हैं। और जब दूसरी भाषाओं का सहारा लेके पढ़ाएंगे तो अधिगम। एक चीज और पूछा गया एक बार एग्जाम में कि ऐसी कौन सी विधि है जिसमें कोई भी भाषा पढ़ाते समय किसी भी भाषा का सहारा नहीं लेंगे? तो देखिए भाई, अगर मैं हिंदी पढ़ाने जा रहा हूं तो मैं हिंदी से ही पढ़ाऊंगा, तो डायरेक्ट है। मैं किसी और भाषा का सहारा नहीं लूंगा, ना अंग्रेजी का और ना ही बच्चे की मदर टंग का। मान लीजिए एक बच्चा बंगाल के परिवेश का है, मेरी क्लास में बंगाली बच्चा बैठा है और मैं पढ़ाने जा रहा हूं हिंदी, और मैं हिंदी को हिंदी से ही पढ़ाऊंगा, तो डायरेक्ट पढ़ा रहा हूं, तो क्या मैं उसकी मातृभाषा का भी प्रयोग नहीं कर रहा हूं? तो पूछा गया ऐसी कौन सी विधि है जिसमें किसी भी भाषा को पढ़ाते समय मातृभाषा का या अन्य भाषाओं का सहारा नहीं लिया जाता? वो है प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि में हम अपनी विधियों अपनी भाषा का प्रयोग करते हैं, किसी अन्य भाषाओं का सहारा नहीं लेते। लेकिन इस विधि शिक्षक इस विधि में शिक्षक किसी भी भाषा को पढ़ाते समय या लक्ष्य भाषा को पढ़ाते समय, ध्यान रखना, लक्ष्य भाषा को पढ़ाते समय, लक्ष्य माने कोई भी भाषा उसकी लक्ष्य हो जो पढ़ाने जा रहा है, लक्ष्य भाषा को पढ़ाते समय लक्ष्य माने जो उसकी टारगेट लैंग्वेज जो सिखाने जा रहा है, पढ़ाते समय मातृभाषा यानी बच्चे की मदर टंग, मातृभाषा या अन्य भाषाओं का सहारा नहीं लेता, अन्य भाषा का सहारा नहीं लेता। इस चीज को ध्यान रखना है तुमको। और इसमें एक चीज और ध्यान रखो, टाइम हो गया, मैं खत्म कर रहा हूं, बस ये यहां तक करूंगा, फिर अप्रत्यक्ष को अगली क्लास में ले जाऊंगा, बस ये फाइनल कर रहा हूं मैं, इसे देख लो। और अगली क्लास में टेस्ट है तुम्हारा, अगली क्लास में टेस्ट है। इस विधि में लक्ष्य भाषा को पढ़ाते समय मातृभाषा का या अन्य भाषा का, प्रश्न दूंगा अगली बार, ध्यान से सुनना, गलत ना हो जाए, अन्य भाषा का
मातृभाषा का या अन्य भाषा का सहारा सहारा लिया जाता है। याद रखिएगा इन चीजों को, गलत नहीं करना है तुमको। समझ में आ रही बात? समझ में आ रही बात? तो ये पॉइंट मैंने लिख लिया है, क्लियर कर लेना, ठीक है? इसे ध्यान रखना, इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा तुम्हें इसमें। कई बार ये भी पूछेगा, जब कोई भी भाषा का अर्जन होता है तो भाषा सहज और स्वाभाविक आती है। मैंने तुम्हें अर्जन और अधिगम पढ़ाया होगा, उसे इस वीडियो को देखना। जितनी अर्जन की बातें होती हैं वो प्रत्यक्ष विधि में जाती हैं, और जितनी अधिगम की बातें होती हैं वो सब अप्रत्यक्ष विधि में जाती है। अर्जन में बच्चा भाषा, जो भाषा बोली जा रही है वो आसानी से ग्रहण करता है, तो ये भाषा सहज और स्वाभाविक होती है, इस बात को ध्यान रखना। और इस भाषा में ये भाषा प्रयास से आती है, प्रैक्टिस से आती है। अधिगम जब टीचर कराता है तो खूब सारा अभ्यास कराता है। तो एक चीज मैं और करने जा रहा हूं इसमें, अगली जगह लिख देता हूं, इसे पढ़ना, इसी पॉइंट का है, इसी का है, ये ध्यान रखना। मैं यहां लिख देता हूं, याद रखना प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, इसमें लिख लेना। बस आखिरी चीज लिख रहा हूं, यह भाषा सहज और स्वाभाविक आती है। सहज और स्वाभाविक, नेचुरल आ जाती है, स्वाभाविक आती है, ये याद रखोगे। अर्जन की बातें याद रखोगे, आती है। सहज माने कि जब भी समाज से बच्चा कभी भाषा ग्रहण करता है, अर्जित कर रहा है, तो जो भाषा बोली जाती है वही भाषा सीख रहा है, तो इजीली आ जाती है, आसानी से आ जाती है, सहज आ जाती है, ठीक है ना? सहज और स्वाभाविक, अरे सहज और स्वाभाविक, सहज और स्वाभाविक आती है। और ये भाषा, यह भाषा प्रयास, प्रैक्टिस करनी पड़ती है, प्रयास, प्रैक्टिस करेगा तब भाषा आएगी। प्रयास और अभ्यास से आती है। कौन सी? अप्रत्यक्ष भाषा से आती है। अब सुनना भाई, मैंने यहां तक आज खत्म कर दी बात। अगली क्लास में ये ले जाऊंगा कि जो अप्रत्यक्ष भाषा होती है वो दो प्रकार की होती है। तो एक द्विभाषीय विधि भी मुझे बतानी है तुम्हें अगली क्लास में, और एक अनुवाद विधि भी बतानी है, और उसके बाद भाषा संसर्ग विधि करके फिनिश करूंगा इस टॉपिक को। तो बंगाल से हो, वेरी गुड लकी। आज की क्लास कैसी लगी ये बताइएगा। आज मैंने कंटेंट थोड़ा सा खींचा है, इतना तो बताना था, तो ये पढ़ लेना आप, और ये आपको अगली बार मैं क्लास में मिलूंगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि क्लास में आए, समय ज़्यादा ले लिया मैंने। अगली क्लास में टेस्ट, व्याकरण शिक्षण का, खूब समझ लो, फिर मैं टेस्ट लूंगा। और टेस्ट ज़रूरी नहीं जो पढ़ा रहा हूँ वही है, व्याकरण अगर बच्चों को दें तो क्या क्या कमियाँ आएंगी वो उसकी प्रश्नोत्तरी से देखेंगे हम। चलिए, पर कौशल वाला ज़रूर चैप्टर पढ़ लेना, क्योंकि कौशल से रिलेटेड होंगे। मैं व्याकरण के प्रश्न के साथ साथ कौशल के प्रश्न भी डालूंगा, उसमें सारे ही प्रश्न डालूंगा जो अब तक पढ़ा दिया है, तो तैयारी करके आना। चलिए भाई, शुक्रिया, नमस्कार। इससे पहली वाली क्लास में जो वर्कशीट मैंने दे दी है लेकिन नहीं पहुंची, तो मैं अभी फोन करता हूं, आ जाएगी, टेंशन ना लो, आ जाएगी। हो सकता